जी, नमस्कार सभी को। कुल व्याख्याता की जो अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है उस टेस्ट सीरीज का 5वां टेस्ट रैखिक समीकरण पे आधारित अपना हुआ था। बड़े शानदार तरीके से 12 क्वेश्चन आपके सामने रखे गए और आपने भी एक अच्छा प्रयास किया इन 12 प्रश्नों को करने का। कहाँ आपसे गलती हुई, किस प्रकार से करने में आपने गलत रास्ता पकड़ा, कितना अच्छा आप कर पाए, इन सभी कुछ चीजों को देखते हुए अपने इन 12 क्वेश्चनों के हल के साथ अपनी इस क्लास के साथ में और देखिएगा कि इन 12 क्वेश्चनों का कैसा स्तर था और आपके सामने कितनी चुनौती आई। तो बिना किसी देरी के अपने करते हैं क्रम से शुरुआत और लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग 17 है और उनका गुणनफल 34 है। वर्गों का योग ज्ञात करना है। तो आपको कोई दो संख्या लेनी है। हमारी मान लीजिए एक संख्या x है और दूसरी y है। जोड़ 17 बोला है तो आपने इनका जोड़ किया 17। उनका गुणनफल है 34, यानी इन दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा 34। उनके वर्गों का योग की आवश्यकता है, तो उनके वर्गों के योग की आवश्यकता है। अब तक मैंने केवल वही लिखा जो आपके क्वेश्चन में था। तो इस चैप्टर के अंदर आपको कुछ सर्वसमीकरण याद रखनी पड़ेगी। यदि आप उन सर्वसमीकरणों के बिना इस भाग को करने का प्रयास करते हैं तो एक बड़ी समस्या बन सकती है हमारे लिए। तो यहां पर आपको देखना होगा कि ये कौन से किस सर्वसमीकरण के हिस्से हैं हमारे सामने। तो यहां पर देखो ये तीन हिस्से। तब जब आप एक सर्वसमीकरण ये याद रखते हो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy। और आपको देखोगे कि तीन हिस्से जो बनते हैं, तीन में से सदैव दो हिस्सों का मान आपको उपलब्ध करवाया जाएगा और तीसरे का मान आपसे पूछा। x प्लस वाई का मान 17 दे रखा है, 17 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो आपसे पूछा जा रहा है, तो एक्स वाई कितने हैं आपके पास में 34। तो इसे हल करते हैं। 17 का स्क्वायर कितना हो गया 289। 34 दुआ कितना होगा 68, इधर आके माइनस करेगा। इक्वल किसके आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। 9 में से 8 गया 1 हुआ अपने पास में, 8 में से 6 गया 2 हुआ और 2 का 2 आया 221। किसके इक्वल प्राप्त हुआ एक्स स्क्वायर प्लस है वाई स्क्वायर। क्या यही आपने पूछा था? तो आपने ये पूछा था कि वर्गों का योग क्या होगा, तो आपका जवाब आएगा क्या 221, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारे आज का पहला क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नंबर सेकंड, 2x प्लस वाई बराबर 8, एक्स वाई 6, तो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ज्यादा खतरनाक काम नहीं है, बस थोड़ा समझदारी से काम लेना था अपने को। आपने कहा कि जब 2x प्लस वाई का मान आपके पास में 8 है और आपने ये पूछा, तो आपको कहीं ना कहीं ये दिखाई देना चाहिए कि उसका वर्ग रूप कहीं ना कहीं यहाँ है। तो फिर एक काम करके देखते हैं। अगर हम ये कहें कि हमारे पास में जो समीकरण मान प्राप्त हुआ है 8, उसके अगर हम दोनों तरफ वर्ग कर दें तो, और ये किया जा सकता है, गणित ये कहता है कि आपको ये काम दोनों तरफ कर सकते हैं। तो हमने कहा दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। तो चलिए वर्ग करेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बराबर में कितना हो गया 8 का स्क्वायर 64। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 64। अब आइए इसे हल कर देते हैं। हल करने के क्रम में तो कितना होगा 2 दुआ 4x स्क्वायर प्लस है वाई स्क्वायर 2 दुआ 4xy बराबर में 64। ये हुआ अपने पास में। अब इसे हल करें तो मुझे ये बताइए, ये आपसे मान पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा? और यहां पर आप देखिएगा क्या 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4xy
एक्स वाई की वैल्यू आपके पास कितनी है? 6 बराबर में कितना है? 64। अब यहां से हम निकाल रहे हैं एक्स स्क्वेयर, 4x² प्लस वाई स्क्वेयर जो 64 है, सॉरी 64 तो इधर रहेगा ही रहेगा, 6 चौके 24 प्लस का इधर आके क्या करेगा? माइनस करेगा। और 64 में से 24 घटा देंगे तो 0 और ये कितना आ गया? 4। तो कितना रिजल्ट प्राप्त हो रहा है? डी 40 हमें प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर सेकंड। फिर से उसी सरसमीका की आवश्यकता पड़ी जो पहले में, अगर उसकी जानकारी नहीं थी तो ना पहला और ना हुआ दूसरा आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगर याद था या ये जानते थे तो दोनों ही आसान तरीके से। दो समीकरण ने जब आपको दो चरीय रेखिक समीकरण युग्म आपको दिए जाते हैं तब x और y का मान बताने के लिए आपको तीन विधियां मैंने सिखाई, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन और वज्र गुणन विधि। तीनों में से किसी का भी यूज करो। तो आइए हम एक बार समीकरण को लिख देते हैं। 2x माइनस 3y बराबर 79, x प्लस 6y बराबर में 47। ये हुआ। विलोपन विधि ये कहती है कि दोनों में से किसी एक का मान बराबर कर लो, या x का या y का। हम x का मान बराबर करें तो नीचे वाले समीकरण को 2 से गुणा कर देते हैं ताकि x का मान बराबर हो जाए। तो ऊपर वाले समीकरण वैसे के वैसे लिखो, 2x माइनस 3y बराबर 79। यहाँ 2 से गुणा किया, 2x प्लस 6 दुआ 12y बराबर 47 दुआ 94। अब जब जिसके मान आप बराबर करते हैं अगर उसके सिंबल भी एक जैसे हो, या दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, उस केस में आप अंतर करते हैं, और अंतर करते हैं तो नीचे वाले समीकरण के सभी पद अपना सिंबल चेंज करेंगे। तो यहां से 12 और 3 कितना हो गया? 15y आया, किसका? माइनस का। यहां से कितना हुआ? माइनस का 15। तो y की वैल्यू आपको क्या प्राप्त हुई? माइनस से माइनस कटा, 15 से 15 कट गया, तो y की वैल्यू क्या प्राप्त हुई? 1। y की वैल्यू मिली तो किसी भी एक समीकरण में रख सकते हैं जहां आपको अच्छा लगे। आप चाहे समीकरण नंबर 1 में रखो, आप 2 में रखो, आप 3 में रखो, आप 4 में रखो, जहां आपकी सुविधा हो वहां पर y का मान रख दो, x का प्राप्त कर लेते हैं। आंकड़े छोटे हमें 2 नंबर समीकरण में दिखाई दे रहे हैं तो हम यहाँ y का मान रख देते हैं। तो x प्लस 6 और y की वैल्यू कितनी आई? 1 बराबर में कितना है? 47। तो 47 में से 6 कम 6 घटा दिया तो x का मान कितना आ गया? 41 आ गया। x का मान कितना आ गया? 41। और y कितना है? 1। आपने कहा x माइनस वाई बताएं, x माइनस वाई बताएं, तो x का मान 41, y का मान 1 घटा दिया तो कितना प्राप्त हुआ? 40। आपका ऑप्शन कितना प्राप्त हुआ जी अपने को? 40। यही आपने से है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। के किस्मत समीकरण युग्म जब आपको दिए जाते हैं तो आपको बताए गए हैं कि एक रैखिक समीकरण ग्राफ में एक लाइन बनाती है, दो समीकरण होगी तो दो लाइन बनेगी, दोनों लाइनों के बीच के तीन संबंध होते हैं, या वो समांतर है, या वो संपाती है, और या वो प्रतिच्छेदी है। अब आपने कहा एक हिंट मिलेगा तब जब आपके समीकरण में से अगर कोई पद गायब करेगा तो आपको एक हिंट देगा, और हिंट के रूप में आपको दिए गए क्वेश्चन में क्या हिंट दिया गया है? अनंत हल। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि अगर आपके पास ऐसी रेखाएं होती हैं तो केवल एक हल होता है, अद्वितीय हल होता है। अगर आपके पास समांतर है तो कोई हल नहीं। और अगर संपाती है तो अनेक हल होते हैं। तो आपने कहा अनंत मतलब संपाती होनी चाहिए, और दो संपाती रेखाएं होती हैं तो उस केस में आपका जो समीकरण युग्म या अनुपातिक रूप होता है वो क्या था? a1 a2 बराबर में b1 b2 बराबर में c1 c2 होता है। ऐसा होने से, क्योंकि अगर आपके अनंत हल है तो रेखाएं संपाती, संपाती का मतलब एक ही तल पे दोनों रेखाएं हैं, और एक ही तल पे दोनों रेखाएं संपाती अगर आपकी रेखाएं बनी तो उनके अनुपातिक संबंध ये कहते हैं कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों भिन्न एक दूसरे के बराबर हो। तो तीनों भिन्न एक दूसरे के बराबर है। अब आपको इनका वैल्यू पुट कर दो।
ए क्या होता है? x का गुणांक। तो इधर x का गुणांक क्या है? कुछ नहीं, तो आप लिखो 1। A2 में x का गुणांक क्या है? k+1 है, तो आप k+1 नोट कर दो। अब आइए B1 कितना है? k+1। B2 कितना है? 9 लिखा। C1 कितना है? 5। C2 कितना है? 8k-1। तीनों भिन्न एक दूसरे के, किसी भी एक भिन्न को आप उठा सकते हैं। किसी भी एक भिन्न को आप यहां से उठा सकते हैं। तो दो भिन्नों को, सॉरी। तो हम यहां से पहली और दूसरी दो भिन्न पकड़ते हैं। आप चाहें तो पहली दूसरी, दूसरी तीसरी, पहली तीसरी, जो अच्छी लगती है वो भिन्न आप उठा। अब उनको हल करना है अपने को, हल करेंगे तो मान प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा? अब आपने इसे हल करना शुरू किया। अगर हम इन दोनों भिन्नों को लेके चलते हैं, और क्योंकि आपने कहा कि संपाती रेखाओं में है, तो अनुपातिक संबंध। अच्छा, समांतर में क्या होता है? पहला बराबर दूसरा बराबर नहीं। अद्वितीय में क्या होता है? दोनों ही नॉट इक्वल होता है ना? ये याद करवाया और इस क्रम में याद रखना। गुणा करो, 9 एकम 9, बराबर में क्या होगा? k+1 का होल स्क्वायर। अब ये बोलो कैसे जी? देखो, दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं, गुणा करें तो रूट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। फिर इधर आएगा तो क्या करेगा? रूट बनाएगा। रूट बनाएगा तो कितना है? 3। किसके इक्वल में? k+1। k का मान क्या होगा? +1, इधर आके माइनस करेगा तो कितना प्राप्त होगा? 2। k की वैल्यू प्राप्त हुई 2। k का मान प्राप्त हुआ 2, ऑप्शन नंबर सी, है ना? k का मान प्राप्त हुआ अपने को 2, यही आपने पूछा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। जब भी कभी, ये विशेष तौर से ध्यान रखना, आयु वाले ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिसमें दो व्यक्ति हो और दोनों की आयु आपसे पूछ ली जाए, कभी भी ये हमेशा एक आदत बना लो। कोई दो व्यक्ति हो, कोई भी हो, बाप बेटा हो, दो भाई हो, बेटी हो, जो भी XYZ, दो व्यक्तियों के आयु पे बना क्वेश्चन आ जाए और दोनों की आयु अगर आपसे पूछ ली जाती है, बिना ऑप्शन कभी मत करो, अन्यथा हमें एक की आयु X और एक की आयु Y माननी। ये मैंने पढ़ाते समय भी आपको कहा कि समीकरणों पे या स्टेटमेंट पे बना जब भी कोई क्वेश्चन आता है, आप पहले प्राथमिकता रखो कि ना तो आपका XI और ना है Y, क्योंकि ये आसान गणित रहता है। लेकिन अगर हम बिना XY के चल ही नहीं पाए या उस क्वेश्चन का उत्तर ना निकाल पाए, तो कोशिश करो कोई एक चर मानो, या अकेला X या अकेला Y, तो फिर भी मत मानिए। लेकिन आपको लगा कि एक से पार नहीं पड़नी, एक से नहीं आएगा, तो जाके आपको X और Y दोनों चर मानने चाहिए। तो ये गणित के, बीजगणित के करने का जो तरीका हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग सीखते, वैसा फॉलो करेंगे। तो हम कोशिश करते हैं कि कुछ भी ना माने, हम ऑप्शन के साथ चलेंगे। देखो पूछा क्या है, ऑप्शन कैसे यूज करना वो देखो। आपको सबसे लास्ट वाली लाइन देखनी है कि क्या पूछा है, वर्तमान आयु। इसका मतलब आपके सभी ऑप्शन में उन दोनों की कौन सी आयु दे रखी है? वर्तमान आयु दे, क्योंकि वर्तमान पूछे तो ऑप्शन में वर्तमान ही देगा, बिल्कुल देगा। हम पहले ऑप्शन के साथ चल। पहले ऑप्शन में आपने 40 और 20 लिखा है, ये क्या कहता है? 10 वर्ष पहले पिता की उम्र। तो आज पिता 40 साल का है, 10 साल पहले कितने का होगा? 30 का। पुत्र आज 20 साल का है, 10 वर्ष पहले कितने का होगा? 10 का। नहीं क्या? तो क्या होगा? 10 वर्ष पहले पिता की उम्र उसके पुत्री की उम्र से 6 गुनी थी, पुत्री थी, सॉरी, थी। पुत्री की गुना 6 गुना। अब आप बताओ पुत्री की आयु का कितना गुना है ये? 10 का कितना गुना है? 10 तिया 30 होता है। आप तो कहते हो कि 6 गुना होगा। तो क्या समझे? पहला ऑप्शन गलत है। हम दूसरा उठा लेते हैं ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन में 40-15 है। तो 40-15, जो आज 40-15 है, 10 साल पहले ये कितने का होगा? 30 का। और 10 साल पहले ये कितने का होगा? 5 का। तो 5 का 30 कितना गुना है? 6 गुना है। नहीं क्या? पहली बात तो ठीक है, लेकिन पहली बात कंफर्म होती टिक नहीं करना जब तक दूसरी बात कंफर्म ना कर लो आप। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में हमेशा दो स्टेटमेंट होती है, दोनों कंफर्म करना। आइए, 10 वर्ष बाद पिता की उम्र। तो आज जो 40 साल का है, 10 साल बाद में वो कितने का हो जाएगा? 50 का हो जाएगा।
आज जो 15 का है 10 साल बाद में कितने का हो जाएगा? 25 का हो जाएगा। तो पिता की उम्र पुत्री की उम्र की दुगनी होगी। पिता की उम्र पुत्री की उम्र का दुगनी है क्या? है। तो आपको तुरंत टिक करना और आगे बढ़ना है। आपको बाई ऑप्शन चलना था, बी ऑप्शन कभी भी नहीं। नहीं तो फिर हमें क्या करना था? माना पिता की आयु x और पुत्री की आयु y, फिर दो समीकरणें बनती, पीछे जैसे क्वेश्चन में करके आए थे वैसे हल, है ना। तो ऐसा काम नहीं करना है। ध्यान से, जब भी मैंने आपको इशारा दे दिया, अब आप ये नहीं बोलोगे कि जी हमें कैसे पता चलेगा। जब दो व्यक्तियों की आयु पूछ ले और दो व्यक्तियों पे बना क्वेश्चन हो, आयु से बना क्वेश्चन और दोनों की आयु अगर आपसे पूछे, बिना ऑप्शन के कुछ भी नहीं कर। आइए फिर से उसी प्रकार से जैसा आपने अभी किया था, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल कब होता है? जब रेखाएं प्रतिच्छेदी, जब रेखाएं कैसी हो? प्रतिच्छेदी। और प्रतिच्छेदी रेखाओं में क्या होता है? a1 बटे में a2 नॉट इक्वल b1 बटे में b2 नॉट इक्वल c1 बटे में c2। ए बी सी की वैल्यू पुट करो। a1 2, a2 3, x के गुणांक लिखो 2 बटे में 3, b1 b2, b1 कितना है? k, b2 कितना है? -5, c1 c2, c कितना है? 1, c2 कितना है? 7। नॉट इक्वल, ये राजी नॉट इक्वल। अब इसे हल कर सकते हैं अपने। अब यहां ध्यान रखना, नॉट इक्वल यानी अद्वितीय के अंदर के सदैव दो मान प्राप्त होते हैं, ये विशेष तौर से ध्यान रखना। अब आप जब इन दोनों को हल करते हैं तो के का गुणा करोगे तिरछा, तो 3 के नॉट इक्वल -5 दुआ 10, के का मान कितना प्राप्त होगा? -10 बटे में 3। पहला तो ये आंसर मिल सकता है, ना भी मिले तो दूसरा काम करो। अब हमें दूसरे को चेक करना है, ये दोनों को तिरछा गुणा किया 7 के नॉट इक्वल -5, तो के नॉट इक्वल -5 बटे 7। अब आपको दोनों में से कोई एक वैल्यू दी जाएगी, लेकिन अगर दोनों ही वैल्यू होगी तो ऑप्शन दिया जाएगा केवल एक, केवल दो, एक और दो, इस प्रकार का ऑप्शन बनाया जाएगा। दोनों वैल्यू नहीं होती, दोनों में से कोई एक वैल्यू आपके ऑप्शन में होगी। लेकिन ये ध्यान रखना है, अगर मान लीजिए किसी ऑप्शन में ऐसा लिखा हो कि इक्वल 10 बटे में 3 माइनस, तो इसमें गड़बड़ मत कर देना। आपका सिंबल यही आना चाहिए जो आपने ले रखा है। तो सिंबल भी चेंज ना हो, वैल्यू भी चेंज ना हो, प्लस माइनस का कोई इशू नहीं। इसमें भी कभी कभार आपके साथ उलझ जाते हैं कि जी वो -10/3 ठीक है, कि 10/3 माइनस को ठीक है, कि 10/-3 ठीक है। तो मैं कहूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों एक ही वैल्यू है, तीनों में से कोई एक देगा, तीनों कभी नहीं देगा। तो इसमें माइनस को लेके उलझ मत जाना, होना चाहिए माइनस बस लगा हुआ। तो आपका क्या आएगा? ए जो आएगा के नॉट इक्वल -10/3। चलिए आइए अपने पास में। अब ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि समीकरण रूप में लिख के ही जाएंगे आपको। तो आइए कैसे देख, एक कक्षा में विद्यार्थियों की पंक्तियों में खड़ा किया गया। भाई आपने इस प्रकार से विद्यार्थियों को खड़ा किया, ये पंक्तियां हैं, तो हमने मान लिया कि पंक्तियां हमारी एक्स है। अब इसमें विद्यार्थी खड़े किए गए, इन विद्यार्थियों को हमने मान लिया कि प्रत्येक पंक्ति में वाई विद्यार्थी खड़े। कुल विद्यार्थी कितने हो गए? तो आप कहोगे कि एक्स पंक्तियां। अब इसे आंकड़ों के साथ समझना है, तो देखो कितनी पंक्तियां हमारी, 1 2 3 4, और प्रत्येक में हमने 5-5 व्यक्ति बिठाए, विद्यार्थी बिठाए। y का मान इस क्वेश्चन में देखो 5 है, पंक्तियां कितनी है? 4, कुल विद्यार्थी कितने हैं? तो 4 5 20 होता है कि नहीं होता है? अगर 4 पंक्तियां हैं, हर पंक्ति में 5-5 विद्यार्थी बैठे हैं, तो कुल कितने विद्यार्थी है? तो आप कहोगे 4 5 20। अब मैं ये पूछ रहा हूँ 20 कैसे पता चला? तो कह जी आपने पंक्तियां गिनी और फिर प्रत्येक में विद्यार्थी गिने और आपस में गुणा कर दी, यही हुआ ना। तो अब हम गिनती का नंबर तो लाएंगे नहीं, हमने कहा कि पंक्ति है x और विद्यार्थी है y, कुल कितने होंगे? x y। अब इसे यहां से ध्यान से देखिएगा और एक छोटी सी समीकरण, माना हमने पंक्ति जो है वो x और प्रत्येक पंक्ति में
विद्यार्थी जो है प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी हैं वो हमने मान लिए y। तो कुल विद्यार्थी कितने होंगे? कुल विद्यार्थी कितने होंगे जी? एक्स वाई। तीनों बातें समझ में आ गई। अब जो जैसा कहता है वैसा कर दीजिए। पहले लाइन देखिए क्या कहता है। यदि एक पंक्ति में एक विद्यार्थी को अतिरिक्त खड़ा कर दिया जाए, पहले कितने थे वाई? एक ज्यादा। हर पंक्ति में एक विद्यार्थी अगर एक ज्यादा हो जाए तो पंक्तियों की संख्या दो कम हो जाएगी, पंक्ति दो कम हो जाएगी, लेकिन विद्यार्थी तो उतने ही रहेंगे। नहीं क्या? विद्यार्थी तो उतने ही रहेंगे। आइए इसे हल करते हैं। ये क्या हुआ? एक्स वाई प्लस एक्स माइनस 2y माइनस 2 बराबर एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कटा तो क्या बचा? एक्स माइनस 2y बराबर में प्लस 2। समीकरण नंबर। आइए इसी क्रम में दूसरी समीकरण पकड़ते हैं अपने। दूसरी समीकरण में इसी प्रकार से क्या कहा आगे कि अब वो कहते हैं तो दो कम हो जाती है, होगी बात। अब वो कहते हैं यदि एक पंक्ति में एक विद्यार्थी कम खड़ा किया जाए, पहले एक ज्यादा था, अब अगर आप कहते हो कि पंक्ति में एक विद्यार्थी कम खड़ा किया जाए तो पंक्तियों की संख्या, विद्यार्थियों पंक्तियों में किया जाए तो पंक्तियों की संख्या 3 बढ़ जाती है। तो पंक्तियों की संख्या 3 बढ़ जाती है, x प्लस 3। विद्यार्थी अभी भी कितने होंगे? विद्यार्थियों की संख्या थोड़ी ना कम ज्यादा होगी, वो तो उतनी ही है। अब यहां से हल करते हैं तो ये हो गया एक्स वाई माइनस एक्स प्लस 3y माइनस 3 बराबर एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कटा, क्या बचा? माइनस एक्स प्लस 3y बराबर में 3। हमें दो समीकरण प्राप्त हुए। अब दोनों समीकरणों से हल करना है, एक्स वाई का मान प्राप्त करना। तो आइए हम हल प्राप्त करने जा रहे हैं। पहली समीकरण हमारी x माइनस 2y बराबर में 2। दूसरी समीकरण माइनस एक्स प्लस 3y बराबर में 3। x के मान गुणांक बराबर है, सिंबल अलग अलग है। अलग अलग सिंबल हो तो उन्हें जोड़ा जाता है, जोड़ने के केस में ये कट जाएगा। तो यहां से भी देखो -2 प्लस 3 जोड़ा तो 1y आया, और 3 और 2 कितना आ गया? दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं, और जोड़ते तो नीचे वाले के सिंबल चेंज नहीं होते, ये ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि सिंबल ही बदल दो। तो यहां से अपने को y का मान 5 आया। y की वैल्यू कहीं पे भी रख दो, कहाँ जहां अच्छा लगे वहां। हम y की वैल्यू यहां रख देते, तो x माइनस 2 इंटू 5 बराबर में 2। x 5 दुआ 10, उधर जाके प्लस होगा तो ये हो गया 12। अब आपने क्या कहा है कि विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? तो x और y का जब मान मिला तो कुल विद्यार्थी बताने के लिए आपको क्या करना है कि जी 12 और 5 का गुणा करना होगा, और 12 और 5 का गुणा किया तो कितना आया? 60 विद्यार्थी वहां पर है। कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछी तो कितनी थी? 60। बाय ऑप्शन करना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन आप टुकड़े करके देख सकते थे। 12 पांजे होता है, और आप ये कहोगे 20 तिया 60 होता है, 15 चौके 60 होता है, तो ये अलग अलग टुकड़ों को चेक भी कर सकते थे, लेकिन 60 ही सही है ये कैसे पता चलता है ना? इसलिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन जरूर बना, लेकिन समीकरण तो बनानी थी आपको। आइए अब वो यहाँ पर कहते हैं कि अब आपके जैसे आपको समीकरण निकाय या समीकरण युग्म जो आपने प्राप्त करना सीखा था, उनसे रेखाएं कैसे प्राप्त होती है ये ढूंढने का काम आपको दे दिया गया। ये क्वेश्चन बड़े रूप का था क्योंकि आपको चारों ऑप्शन चेक करने थे। क्या कहता है? युग्म के लिए हल विद्यमान नहीं है। हल विद्यमान नहीं होने का मतलब, जब भी कोई दो समीकरणों से हल प्राप्त ना हो, ये केवल और केवल तब होता है जब रेखाएं कैसी हो? समांतर। और समांतर रेखाओं की शर्त क्या है? A1 A2 बराबर B1 B2 और बराबर नहीं C1 C2, ऐसा होना जरूरी है। तो अब इसके लिए हमें हर एक समीकरण ऑप्शन को उठाना पड़ेगा। तो कैसे? देखो, ऑप्शन ए उठाओ।
A1 A2, तो A1 पहले x का गुणांक 1, दूसरे में x का गुणांक 3, 1/3, B1 -2, B2 +4, C1 0 और D1 माइनस माइनस का बेस उधर जाके +20। अब आप बताओ क्या कहना चाहोगे? क्या ये तो तीनों भिन्न एक दूसरे के बराबर है? नहीं है। ये कब होता है? जब आपको प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त हो। और आपको रेखाएं कैसे चाहिए थी? समांतर। तो ऑप्शन ए गलत है। आइए हम बी को चेक करते हैं। A1/A2, 1/2, ये ए ऑप्शन था। बी 1/2, B1 B2 1/2 हुआ, 2/4, C1 C2 1/2। अब इसको काट के भी 1/2 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो ये तीनों भिन्न एक दूसरे के क्या होगी? बराबर होगी। और बराबर में कब होती है? जब रेखाएं समपाती हो। ये भी नहीं है, तो आइए सी ऑप्शन अपने पास में। 2/1, 2/1, -1/2, माइनस से माइनस कटेगा तो 1/2, 0/0। तो यहां से हमें प्राप्त हुआ कि ये तो तीनों फिर बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी। आइए अब हमें हमारे डी ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। डी ऑप्शन को हम चेक करते हैं। 1/2, Y1 Y2, B1 B2 2/4 और -5/12 यानी 5/12। क्या समझ में आया कि ये तो बराबर है और ये बराबर है? नहीं। और ऐसा संबंध ही तो क्या बनता है? समांतर। तो आपका सही आंसर कौन सा था? ये एक वो बड़ा क्वेश्चन था जिनमें आपको चेक करना था और चारों ऑप्शन चेक करने थे, किसी एक को कर ही नहीं सकते थे। तो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन इस प्रकार से अपना बना 8वें का डी। चलिए आइए। एक नगर में टैक्सी के निश्चित भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 7 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 27 रुपये और 5 किलोमीटर के लिए 21 रुपये प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? क्या मतलब कह रहे हो? देखो, आप अमूमन देखते हैं, ये तो एक व्यवहारिक अनुभव होगा आपका कि हम किसी प्रकार से बाहर घूमने जा रहे थे या किसी शादी ब्याह के अंदर या किसी फंक्शन में जाते हैं, हमने गाड़ी को रेंट पे लिया। अब गाड़ी रेंट पे लेते हैं तो ड्राइवर साहब हमें कहते हैं कि सर जी एक काम ऐसा है, क्या मैं गाड़ी के जैसे ही चाबी लगा दूंगा, गाड़ी स्टार्ट कर दूंगा, मेरी इतनी वैल्यू तो फिक्स वैल्यू है, 1000 रुपये तो मेरी गाड़ी स्टार्ट करते ही आपके लग जाने, ये तो मेरी गाड़ी का खर्चा मानो से। तो जैसे ही उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की 1000 तो लग गए। अब वो कहता है कि मैं आगे चलूंगा पर किलोमीटर के हिसाब से। अगर आप 20 किलोमीटर चलोगे तो 20 किलोमीटर का पैसा लूंगा, 700 चलोगे तो 700 किलोमीटर का पैसा लूंगा। तो ये दो प्रकार के किराए हमारे सामने रखे, फिक्स नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर के अकॉर्डिंग। तो हमने कहा कि यहाँ पर एक निश्चित भाड़े के रूप में, तो एक जो निश्चित भाड़ा है यानी उसकी गाड़ी का चले ना चले ये तो लगना ही लगना है, तो हम निश्चित भाड़े को मान लेते हैं x रुपए और प्रति किलोमीटर का भाड़ा मान लेते हैं हम y रुपए प्रति किलोमीटर, है ना? अब आइए कैसे। अब आप कहते हो कि जब 5 किलोमीटर चलते हैं, सॉरी 7 किलोमीटर चलते हैं तो 27 रुपए का खर्च आता है। तो मुझे बताइए, जब आप 7 किलोमीटर चले थे तो फिक्स किराया तो देना ही था? बिल्कुल देना था। और प्रति किलोमीटर का y रुपए दे रहे हो तो कितना किलोमीटर चले? 7। तो 7 किलोमीटर का किराया भी तो देना पड़ेगा। कुल कितने रुपए लगेंगे? 21 रुपए, 27 रुपए। फिक्स किराया और प्रति किलोमीटर का किराया जोड़ा 27 रुपए। तब जब आप 7 किलोमीटर चले, अगर हम 5 चलते तो 21 लगते। तो 5 लगते तो फिक्स किराया तो देना ही था और 5y बराबर में 21। नहीं क्या? बिल्कुल।
अब आइए इसे हल कर देते हैं। पहले 27 क्यों लगे, क्योंकि 7 किलोमीटर चले थे। बाद में 21 क्योंकि 5 किलोमीटर चले थे अपने। अब आइए इसे हल करते हैं। x के मान देखो बराबर है, तो गुणा भाग करने की आवश्यकता नहीं, पहले में से दूसरे समीकरण घटा देते हैं, घटाने पे रिजल्ट आए। x से x घटा, 7y में से 5y गया तो कितना है 2y, यहां से कितना है 6, y की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई 3। y क्या है, प्रति किलोमीटर का किराया है। y प्रति किलोमीटर का किराया है, किसी भी एक जगह रख दो, तो हम यहां रखेंगे तो x प्लस है 7, y का मान 3 बराबर में 27, x बराबर में 27 और 7 या 21, तो कितना आया 6 प्राप्त हो। अब आपने कहा दो बातें, या तो वो फिक्स किराया पूछ सकता है या वो प्रति किलोमीटर का किराया पूछे। फिक्स किराया पूछा तो 6 और प्रति किलोमीटर का पूछा तो 3 रुपए है। हमने दोनों निकाले, हालांकि क्वेश्चन यहाँ खत्म हो चुका था, फिर भी हम सीख रहे हैं तो दोनों। प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, ये लो जी 3 रुपए प्रति किलोमीटर का। y की वैल्यू ही आपका उत्तर था, y का मान 3 प्राप्त हुआ अपने को। तो ये इस प्रकार से, जो कि क्वेश्चनों को समीकरण बनाना एक बड़ी चुनौती होती है तब जब हमारा गणित विषय ना हो, तो इसलिए आप कोशिश करो कि ऑप्शन से काम बन जाए तो ठीक है। अगर ऑप्शन से नहीं बना तो फिर आपको एक्स वाई लाना पड़ेगा, और अगर उसमें भी अगर बिना एक्स वाई के मानिए अगर कुछ वैल्यू लेके आप कर पाते हो तो वो जरूर किया। आइए अब अपने को समीकरण ने थोड़ी बड़े रूप में दे दी जाती है, पहले उस समीकरणों को आसान बनाएं। और ये आसान कैसे बनाएंगे, बड़ा आसान सा तरीका है। आप दोनों तरफ एक्स वाई से गुणा कर दो, लेफ्ट और राइट। तो देखो आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, 2 में एक्स गुणा एक्स वाई प्लस 3/y गुणा एक्स वाई बराबर 9/xy गुणा एक्स वाई। अच्छा आप बोलोगे क्यों किया, क्योंकि हमें भाई अकेले समीकरण रूप में x और y दो चर चाहिए, एक्स वाई वाला चर नहीं चाहिए, हमें पद नहीं चाहिए, तो उसको हटाने के लिए गुणा करना पड़ा। एक्स वाई से एक्स वाई कटा, y से y कटा, x से x कटा, तो क्या प्राप्त हुआ 2y प्लस 3x बराबर में 9, समीकरण नंबर 1। ऐसा ही हम यहां कर देते हैं, एक्स वाई से गुणा करोगे तो x से x कटेगा तो क्या प्राप्त होगा 4y, y से y कटा तो क्या प्राप्त होगा x 9x, और एक्स वाई से एक्स वाई कटा तो 21, समीकरण नंबर 2। एक और दो समीकरण आपके हाथ में आई, अब इसे हल कर दे। अगर हम किसी एक के मान बराबर करना है तो अगर हम इसको हम 2 से गुणा कर दें, इसको हम 2 से गुणा कर दें तो क्या प्राप्त होगा, देखो 4y प्लस 3 दूआ 6x और 9 दूआ 18। इसको वैसे का वैसा 4y प्लस 9x बराबर में 21, घटाएंगे माइनस माइनस माइनस, 4y से 4y गया तो यहां से कितना हुआ -3x, और यहां से कितना आया -3, 4 9 का अंतर 3, 18 21 में अंतर 3, माइनस से माइनस कटा तो x का मान कितना आ गया 1 आ गया। x का मान 1 आया, वो कहीं पे भी रख दो, हम x का मान यहाँ रख दें, x का मान 1 यहाँ रखा तो आपके पास में क्या बचा 2y प्लस 3 और x का मान 1 रखा बराबर में 9, तो 2y 3 उधर जाके माइनस करेगा 6 और y का मान कितना प्राप्त हुआ 3, तो आपने कहा y3 x1, y3 और x1। अब आपने कहा कि x और y का जोड़ बताओ, x प्लस y का जोड़ बताओ, तो x है आपके पास में 1, y है आपके पास में 3, जोड़ किया तो कितना प्राप्त हुआ 4, यही आपने कितना प्राप्त हुआ 4, जो कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए अपने सेकेंड लास्ट 11वां क्वेश्चन अपने पास में, x प्लस वाई 7 है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र बराबर 25 है, तो 1/x प्लस 1/y का मान बताओ। कोई दिक्कत नहीं, हम बता सकते हैं, 1 + x + y बराबर में 7 है, और x स्क्र प्लस वाई स्क्र का मान आपसे पूछा जा रहा है ना, नहीं सॉरी, इसका मान 25 दिया हुआ है, और आपसे पूछा क्या जा रहा है 1/x प्लस 1/y, है ना, ये पूछ रहा है।
अब एक बात बताओ, हम इसे थोड़ा हल करें, इसका लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा, एक्स वाई आएगा। एक्स से एक्स कटा तो वाई, वाई से वाई कटा तो एक्स। इसको हम सही क्रम में लिख सकते हैं ना, एक्स प्लस वाई बटे में एक्स वाई। ये मान आपसे, पर आप देखो एक्स प्लस वाई का मान तो 7 है, ये नीचे वाला नहीं है, तो निकाल लेते हैं। वैसे ऊपर 7 होना चाहिए, 7 देके आपका ऑप्शन या बी या डी, दो आ रहे हैं अपने, लेकिन एक कंफर्म करना है, तो आइए इसे हल करते हैं। अब फिर से देखिए, ये दो पद देखने से आपको याददाश्त में आना चाहिए कि आपके पास ये सरसमीका बनी, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 7, 7 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है 25 प्लस 2xy, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 माइनस 25 इक्वल 2xy, कितना बचा 24 बराबर किसके है 2xy, 2 का भाग दिए कितना प्राप्त हुआ, तो xy बराबर में 12, xy के बराबर में क्या प्राप्त हुआ 12। तो अब आप यहाँ पुट कर दो अपना रिजल्ट, x प्लस वाई का मान ऊपर 7 और एक्स वाई का मान 12, 7/12 आपका ऑप्शन है, ठीक है, 7/12 अपने को प्राप्त हुआ। आइए आपका अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, 27x माइनस वाई बराबर 243 है, 27x माइनस वाई बराबर 243 है, तो आप इसे घातांक नियम से थोड़ा हल कीजिए। 27 को क्या लिखेंगे 10 की पावर 3 और x माइनस वाई बराबर में, अब 243 क्या होता है 3 9 27 81 और 243 यानी 3 की पावर 5। अब इसे आधार बेस से एक जैसा है, तो आपका समीकरण आपको क्या प्राप्त हुआ, 3 से गुणा करने के बाद में 3x माइनस 3y बराबर 5, समीकरण नंबर 1। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, 7x प्लस वाई बराबर में 2401। अब आपको देखना होगा कि क्या हम इसे पावर रूप में बना सकते हैं, तो बिल्कुल 2401 को क्या लिख सकते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि 2401 जो होता है वो 27 की पावर 4 होता है, सॉरी 7 की पावर 4 होता है, 7 7 49, 49 का स्क्वायर 2401 होता है, तो 7 की पावर 4। लेफ्ट और राइट में बेस एक जैसा है, तो समीकरण क्या प्राप्त हुई, एक्स प्लस वाई बराबर में 4, समीकरण नंबर। अब आप इसे हल कर देते हैं, ठीक है, अब x प्लस वाई और 3x माइनस 3y प्राप्त हो गया। अब हमें किसी एक के मान बराबर करना है, तो हम दूसरी समीकरण को 3 से गुणा कर दें ताकि x के मान बराबर हो जाएगा। तो चलिए पहली समीकरण वैसे के वैसे लिख देते हैं, 3x माइनस 3y बराबर 5, 3 से गुणा किया 3x प्लस 3y बराबर 4 दिया 12, माइनस और ये क्या हुआ माइनस और ये क्या हुआ माइनस हुआ। अब देखो 3x से 10x कटा अपने पास में, और ये देखो -3y माइनस के कितने हो गए 6y हो गए, माइनस का 12 प्लस का 5 तो माइनस का 7, y का मान कितना प्राप्त हुआ 7/6, y का मान क्या प्राप्त हुआ 7/6। अब y का मान 7/6 देखें तो किसी और ऑप्शन में है नहीं, टिक करो सी। अब अगर ऐसे बाय ऑप्शन आप इसे चेक करते तो कैसे करते, इन दोनों का जोड़ करके देखो 17/6, क्या चेक करते 17/6 प्लस 7/6, तो अब आप इनका लघुत्तम लो तो आवश्यकता नहीं, 17 7 कितना हो गया 24, 24 में 6 का भाग दिया कितना आया 4, किसके वैल्यू आई भाई 4, x का मान क्या आपके पास में x प्लस वाई दोनों का जोड़ 4 नहीं दे रखा, तो दोनों का जोड़ अगर आपको 4 दे रखा है तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं, है ना। तो यहां से आपको x और y समीकरणों के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन दिए गए जिसके अंदर हमें मान प्राप्त करना था। तो
ये थे आपके आज के 12 क्वेश्चन। एक y मिला, अगर y 1 से ज्यादा में होता तो हम y की वैल्यू पर पुट करके x का मान निकाल सकते थे। तो यहां तक आके आपका नंबर 5 रैखिक समीकरण टेस्ट जो है वो कंप्लीट हुआ। आगामी आपका जो 6 नंबर टॉपिक टेस्ट है वो आप अपने शेड्यूल में चेक करेंगे। शेड्यूल आपका टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हुआ है, या पेड कोर्स के विद्यार्थियों के साथ में मैं कहना चाहूंगा कि आप पेड कोर्स में है तो टेस्ट सीरीज फ्री है, और अगर पेड कोर्स में नहीं है तो आप अलग से अपना टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, जिनकी ये पीडीएफ वर्क होती है, ताकि पेपर के दौरान, पेपर के नज़दीक हम इस पीडीएफ के माध्यम से एक बार दोबारा देख लें, यदि क्लास देखने का समय नहीं। और क्लास जो है वो तो आपको उपलब्ध हो ही रही है। क्लास को जरूर अपने साथियों के साथ शेयर करेंगे, लाइक करना भूलना नहीं है, और अगले टेस्ट के लिए तैयार बने रहेंगे। आज इतना ही।